नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है उष्मा। ठीक है ना। इससे पहले वाले 3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें यांत्रिकी से पढ़े हुए हैं। 215 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उष्मा। ओके, तो इसको चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसको इंग्लिश में हीट बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गर्म करने पर उसके अणुओं में चाल बढ़ जाता है। भार बढ़ जाता है, यह नहीं होगा, भार नहीं बढ़ता है। उष्मा की कमी होता है, कमी नहीं होगा। ही भार घट जाता है, इसकी चाल जो है बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। वस्तु का ताप किसका सूचक है। ठीक है, तो इसका सूचक देखिए, उसके अणुओं में कुल ऊर्जा का, अणुओं की कुल ऊर्जा का नहीं, उसके अणुओं का औसत ऊर्जा का नहीं। जैसे कि देखिए, जब ताप बढ़ेगा, किसी वस्तु का अगर ताप बढ़ता है तो उसमें चाल बढ़ जाती है। तो बढ़े बढ़े तो चाल बढ़ जाएगी, तो चाल में मतलब कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कुल वेग ये भी नहीं होगा, तो ये होगा इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर डी होगा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर, जैसे मैंने संपर्क करने पर कोई भी मतलब दो वस्तु है। ठीक है, इसका ताप ऊंचा है और इसका ताप निम्न है, तो जब ये एक दूसरे से संपर्क में आएंगे तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अब क्या दिया है क्वेश्चन में, संपर्क करने पर ऊष्मा ऊष्मा जो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने लगती है। देखिए उस इसमें आप ऑप्शन देखिए, उस वस्तु की अपेक्षाकृत अधिक ताप पर किसी वस्तु को प्रभावित करती है, अधिक ताप पर नहीं। इसका आंसर ये नहीं होगा। देखिए अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से में उस वस्तु में प्रभावित होगा। मैंने जैसे दिया है कि अपेक्षाकृत कम ताप की, जो भी कम ताप का वस्तु होगा उसमें वस्तु उष्मा प्रभावित होने लगती है। तो इसका आंसर बी होगा। और वो देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है सी, कि उस वस्तु में पृथ्वी में प्रवाहित होगी। पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है, ये तो वस्तु की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी पृथ्वी ऐसे मतलब है। ये कोई भी वस्तु अगर आपस में, अगर मान लीजिए इसका उच्च वेग है, एक वस्तु है और दूसरा वस्तु का निम्न वेग उष्मा है, इसमें से इसमें आने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की ताप में वृद्धि का अर्थ, ताप में वृद्धि का अर्थ होगा कि उसका गतिज ऊर्जा बढ़ गई। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, तो ये तो नहीं होगा। पहले तो स्थिति ऊर्जा तो नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए गतिज ऊर्जा इसमें, तो देखिए अब जब ताप में वृद्धि होगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो होगा ही, साथ में उसकी उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो ए नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु सिकुड़ते हैं, मतलब कम होगा, उसकी चाल कम हो जाएगी, भार कम हो जाएगा, द्रव्यमान तो नहीं, द्रव्यमान कोई अंतर नहीं पड़ता है ऊर्जा में, उसमें भी नहीं। देखिए जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु अणु जो है उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ना तो नहीं होगा, बढ़ता बढ़ता कुछ नहीं होगा जब ठंडा किया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी बढ़ना है, इसमें भी बढ़ना है, इसमें भी बढ़ना, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, उसकी चाल घट जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऊर्जा का रैमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो डेवी है। ठीक है, रैमफोर्ड ने, देखिए इसमें रैमफोर्ड का दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में देखिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिए थे रैमफोर्ड ने, तो ये आंसर होगा, ये जूल है, ये सेल्सियस है, इसका है, तो ये वाला बी हो गया, बी सी सी सॉरी, हाँ सी हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य या उत्पन्न उष्मा का अनुपात स्थिरांक होता है। इसमें यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, उसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए 4186 होता है। ये 4186 क्या होता है, जूल
किलो कैलोरी, ठीक है ना। इनमें देखिए दशमलव यहाँ पे नहीं है, देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो जूल है, ठीक है ना, ये जूल। ठीक, तो किलो कैलोरी दिया है, किलो कैलोरी, ये भी है, ये भी सही है। 4.1 तो कैलोरी, किलो को हटा दिया गया तो 1000 से गुणा कर भाग कर दिया गया तो यहाँ पे आ गया, तो ये भी सही है, जूल कैलोरी हो गया। अब 1 जूल बराबर 7 अर्ग होता है, 10 का पावर 7 अर्ग होता है। तो ये वाला तो अर्ग हो गया, ये कैलोरी किलो कैलोरी रहता तो ये दशमलव नहीं रहता, तो ये भी आंसर, ये कैलोरी दिया हुआ है तो 4.186 है, और जूल का 7 अर्ग होता है, तो ये भी किलो कैलोरी, तो इसका मान हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो निम्न में कौन सा सही है, तो वर्क बराबर क्या होता है, जे इंटू क्यू। ठीक, तो जे इंटू क्यू कौन दिया है इसमें, वर्क बराबर, तो ये आ जाएगा, मान लीजिए इसके जैसा डब्लू को अगर ऐसे रख देंगे तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर डब्लू बाई क्यू, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 है कि जब 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब कुछ पानी लगातार मंथन किया जाता है तो उसमें ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। उष्मा करो मतलब उसमें ऊर्जा में नहीं, जब मान लीजिए कुछ में मंथन किया तो कोई यंत्र से ही तो मंथन किया जाता होगा, तो इसमें उष्मा रूपांतरण उष्मा उत्तरण नहीं, उष्मा का रूपांतरण उष्मा नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब, ठीक है, इसका सी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, देखिए इसका कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर ठंडा वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए उसका का तापमान अधिक रहता है। देखिए इसमें शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा रहता है, जल गर्म रहता है, नहीं प्रतीत होता है, ये नहीं होगा। बी देखिए आंसर बी होगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, पंप की क्रिया घर्षण नहीं है। भीतर डी हो गया, डी आंसर गलत है कि भीतर के जल बाहर निकलता है तो परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, नहीं, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए ऐसा इस सिस्टम में तापमान का केल्विन होता है, तापमान का केल्विन। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊष्मा का मात्रक नहीं है, हाँ देखिए एक चीज और, आप पढ़े होंगे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और उष्मा का भी मात्रक जूल होता है, तो ये 3 चीज याद रहे। तो जूल वो एक चीज से कैलोरी से भी नापा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे उष्मा में अगर होगा तो कैलोरी में भी मापा जाएगा। ठीक है, जूल में भी मापा जाता है और किलो कैलोरी, तो ये तो तीनों हो गए कि मतलब ये जैसे देखिए यहाँ पे किलो कैलोरी क्या होता है, 4.186, नहीं ये दशमलव नहीं रहेगा यहाँ पे, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ये तो समझ गए आप लोग कि कैसे होता है। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं एक चीज इसी में, इसमें है कि इसमें कौन सा वो मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है उष्मा का, तो उष्मा का किलो कैलोरी भी मात्रक है, कैलोरी भी मात्रक है, जूल भी मात्रक है। इसमें जो डिग्री सेल्सियस है ताप का मात्रक होता है। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ताप का केल्विन होता है, ताप का केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट तो ये मात्रक नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी का उष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। क्या करा कि जल प्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण, गिरते हुए जल का गति जो उसमें बदल देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यह है 18 नंबर क्वेश्चन। गर्मियों में ताप 46 डिग्री से हो जाने पर ऊंट की गर्मी की राहत महसूस करता है, क्योंकि वहाँ छाया में बैठकर तो ये तो होगा ना, ये से रेगिस्तान में बातें हैं, छाया कहाँ से हो जाएगा। अपने शरीर में पानी संचय करके, ये भी नहीं होगा, उपयुक्त मुझको यहाँ तो बी होगा आंसर। अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा करके। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक 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 घट जाएगा। ठीक है। जब दो बर्फ का दाब बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें गलनांक जो होगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 20 कि गैस तापमापी द्रव तापमान की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस गैस का प्रसार अधिक होता है द्रव की अपेक्षा। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक पर। सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ताप युग्म तापमापी जो होता है किस सिद्धांत पर? सीबेक के। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्व विकिरण उत्तापी के द्वारा। इसका हो गया सी। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का सिद्धांत किस पर आधारित है? स्टीफन पर। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर पायरोमीटर ये हो गया स्टीफन के नियम के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा? तो पूर्व विकिरण के ही द्वारा मापा जाता है, पूर्व विकिरण के उत्तापी के द्वारा। ठीक है। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। ठंडे प्रदेश में पारा के स्थान पर एल्कोहल का तापमापी द्रव रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है, न्यूनतर होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। विकिरण पायरोमीटर कितना तापक्रम मापा जाता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, विकिरण का। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोकपल तापयुक्त द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा? तो दो असदृश धातुओं द्वारा। थर्मोकपल यानी ताप युग्मक किसके द्वारा? तो दो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। सूर्य का तापमान आता है पायरोमीटर तापमापी से। सूर्य का तापमान, पायरोमीटर क्या होता है? इसको पायरोमीटर ये बहुत गर्म होता है, इसी वजह से पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण में, विकिरण का तापमापी को कहा जाता है पायरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए ये वाला जो होता है फारेनहाइट C/5, इसका होता है देखिए C-0 डिग्री सेल्सियस/100 इजकल टू F-32 अपान ये कितना होता है? 212 180 हो जाएगा, 180। ठीक है ना। अगर इसको ये कटाएगा तो इसको देखिए, अब मान लीजिए इसको हटा देगा, ये 0 हो गया तो कोई मतलब है नहीं, तो ये 0 हो जाए, सी हो जाएगा सेंटीग्रेड। ये हो गया 1 0 से ये कट गया, ये हो गया 9, ये हो गया 5। ठीक। तो अब देखिए C = 5 और इजकल टू में F-32/9। तो इस आंसर में जो दिया होगा यही आंसर होगा, यही दिया है, इसका आंसर भी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सेल्सियस मापक्रम तो जल का क्वथनांक और हिमांक, जल का क्वथनांक और हिमांक। हिमांक क्या होता है? बर्फ कब बनेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस में। बात का है क्वथनांक कब उबलेगा? तो पहले क्वथनांक होगा बाद में हिमांक होगा, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा कि 100 सेंटीग्रेड ताप पर पानी उबलने लगता है और 0 सेंटीग्रेड का ताप पर वह हिमांक। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 नंबर पे हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप के सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप हमेशा ध्यान दीजिएगा, -273 होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक। केल्विन, केल्विन मानव शरीर में कितना सामान्य? तो 310 होता है, 310। ठीक है। अगर सामान्य तापमान 310 होता है। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। वो ये दिया है 34 नंबर के, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? तो -40 डिग्री जो होता है वो दोनों का, फारेनहाइट का और इसका सेंटीग्रेड का समान होता है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, एकदम रट्टा मारना। अब देखिए
ये क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव तापमान, तो यह परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फ़ारेनहाइट, 36 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किस वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का तापमान 212 है, तब सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान क्या होगा फ़ारेन स्केल पे। देखिए जब फ़ारेन स्केल पे ये 212 है, ठीक है, तो सेल्सियस कैसे निकालेंगे, तो सी माइनस थीटा, थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 100, ऐसे रहता है, इसका सूत्र है एफ माइनस 32 अपान कितना 180। अब पूछ रहा है कि इस 212 पे फ़ारेनहाइट पे, तो मान लीजिए फ़ारेनहाइट का मान रख देंगे तो सी बराबर 80/100, और फ़ारेनहाइट हो गया 212 माइनस 32 बट्टा में 180, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 और बट्टा में 180, तो ये कट जाएगा 180 से, तो ये सी बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 32 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 सेंटीग्रेड है, तो थीटा डिग्री तापमान का क्या होगा, बराबर कितना सेंटीग्रेड तापमान होगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिए, जब फ़ारेनहाइट पे, ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट पे हमारा कितना होता है 98.6 होता है, ठीक है, और सेंटीग्रेड पे मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अगल बगल माने इससे जब ये कम है तो इसके पास ही कुछ कम होगा, ठीक। तो ये आंसर नहीं होगा, ये देखिए 36 पॉइंट है, ये आंसर हो जाएगा, 35 नहीं होगा और ये 32 नहीं होगा, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक। इसी तरह सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ़ारेनहाइट तापक्रम सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाला पानी का तापमान कितना होता है, तो 212, देखिए 212 होता है, इसका आंसर ये होगा। देखिए इसमें एक चीज़ आपको जानना होगा कि सबसे कम मैंने अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दाब पानी उबलना, तो पानी कब पर बनता है, तो फ़ारेनहाइट में कब बनता है, तो 32 डिग्री सेल्सियस पर, 32 फ़ारेनहाइट पर, और 212 पर, तो 200 फ़ारेनहाइट है वो उबलने लगता है। उसी तरह से अगर सेंटीग्रेड में होगा तो क्या होता है 100 सेंटीग्रेड पर हिमांक बन जाएगा, और गलती हो गया, ये गलत हो गया, ये लिखने में गलती हो गया। देखिए इसका हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बन जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वह पानी जो है उबाल मारने लगेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40, दिल्ली के जल का क्वथनांक, दिल्ली में जल का क्वथनांक 0 से नहीं, तो मसूरी में जल का क्वथनांक उससे कम होगा, मसूरी थोड़ा सा ऊंचा है तो पहाड़ी एरिया, तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। 41, एक मनुष्य का तापमान 60 सेल्सियस है, तो 60 सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक 60 है, तो मान लीजिए 60 80 माइनस 0 बट्टा में 100, और फ़ारेनहाइट में होता है एफ माइनस 32 फ़ारेनहाइट बटा 180, ठीक है। तो इसका क्या क्या है 60, तो यानी कि सेंटीग्रेड कितना है 60, तो 60 बटा 100, और इक्वल टू में फ़ारेनहाइट को हमको मान निकालना है बट्टा में 180, ठीक है। तो इससे और इससे ये कट गया, 18 18 95 18 छक 108, इसको यहाँ से तिरक गुणा करेंगे तो ये 108 हो जाएगा, और एफ माइनस 32, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 140 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, देखिए अगर फ़ारेनहाइट पे होगा तो ये मान लीजिए इसमें तो लगभग दिया है, तो ये फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड तो होगा नहीं, सेंटीग्रेड में 37 होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसका आंसर ये होगा 98, तो 98.6 होता है, 98.6 से फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ है यही 98 अप्रॉक्सीमेटली दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, वो सरलता से मिल जाता है, नहीं, तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44, की धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है,
सुचालक नहीं कुचालक होता है, मतलब उसका उष्मा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 है कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। अचानक अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक इसका गिलास संकुचित नहीं विस्तारित हो जाता है। ठीक है, चलिए 46 है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, ये रट्टा मारने की जरूरत है, माइनस में नहीं होगा और इस पे बर्फ बन जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व जो होगा ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, जब बर्फ को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, देखिए पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। कारण यह है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से जब उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाया जाएगा नीचे से ऊपर, तो इसमें घनत्व ज़्यादा होगा तो इसमें आयतन कम हो जाएगा, उसके बाद से आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जल को 10 सेंटीग्रेड से, तो उसका उल्टा हो जाएगा, 10 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब उसका आयतन 4 सेंटीग्रेड तक सबसे कम होगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन होगा और उसके बाद से फिर बढ़ जाएगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रहे। और 49 का हो गया, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। क्यों फटते हैं, तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50 पे चलते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। देखिए शीशा, मान लीजिए शीशे का छड़ जो होगा उसकी चौड़ाई में अव्यवस्थित रहेगा। कारण यह है, अगर मान लीजिए छड़ है, छड़ तो इसके लंबाई में वृद्धि होगा। ठीक है, तो एक चीज में वृद्धि होगा। वही अगर यह जैसे क्या बोलते हैं, जैसे शीशा रहता, जैसे ऐनक जो हम लोग देते हैं, तो उसको जब भाप देंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई में व्यवस्थित बढ़ता है। अगर वहीं पे अगर यह चौकोर में रहता है, जैसे कि एक 3 डायमेंशन होता, तब उसके तीनों में बढ़ता, तो इसका अव्यवस्थित चौड़ाई रहेगा। ये एक नली है छोटा सा, उसी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 51, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जैसे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक की घड़ियों में तो लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी उसका जो समय है दोलन करने के लिए वो बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ठीक है, कोटर है, तो वह धातु को गर्म किया जाता है तो वह कोटर का आयतन बढ़ेगा। धातु, देखिए एक धातु ठोस है, ठोस का मतलब कि कोई तीनों है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, माने ठोस है, उसके कोटर में, अंदर के कोटर में आयतन बढ़ जाएगा। आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसके जमने देता है तो बोतल टूट जाता है। कारण यह है कि 40 डिग्री जो बर्फ होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, पानी की अपेक्षा उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। 54 हो गया। 54 है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। कारण यह है कि जैसे मान लीजिए अगर एक गिलास मान लीजिए है, इसमें पानी जल भरा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग जब बर्फ बनाएंगे तो 1/9 भाग ये बढ़ जाएगा, तो इसी के कारण से बढ़ जाता है, तब उसका मतलब फैल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी के कारण से वो फट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि गर्मी के सीजन में रेल रेल प्रसारित होता है लंबाई में और सिकुड़ता है लंबाई में। ठीक है ना, तो इसी के कारण कि यह मान लीजिए कि बकलिंग ना हो इन दोनों में। अगर मान लीजिए अगर दोनों स्थिति रहता है तो ये बढ़ेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसी के कारण से यहाँ पे गैप छोड़ा जाता है। धातु गर्म से फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसी के कारण। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए किसी जल की सतह पर पानी बस जाने जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 57 पे कि शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है तो मछलियां और अन्य जल जीव जमीन के अंदर जीवित रहते हैं।
और ऊपरी सतह जो होता है वो बर्फ जमा रहता है। इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसे आगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक सीरीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कारण ये है कि किताब पढ़ने पर ऐसा लगता है, बुक पढ़ने पर जो सब्जेक्टिव बुक होता है उसका लगता है कि कुल याद है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा घुमा कर दे देता है कि उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी के कारण आज हम लोग ये सीरीज चालू किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऐसे कि हमको भी पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट मारने से ये फायदा होगा, 100 चाहे 150 जो भी पर डे मारेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और किताब में भी जो भी लिखा रहता है उस बुक मतलब सब्जेक्टिव बुक में जो लिखा रहता है वो याद होने लगता है, धीरे 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 याद होने लगता है ना। तो इस तरह से किताब पढ़ने पर ये लगता है कि सब कुछ मुझे याद है। तो ठीक है, अब लंबा वीडियो ना बना करके 57 क्वेश्चन पढ़े हैं इस वीडियो में, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।